गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं इनफी त्रिपाठी एंड टीचर्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टीचर्स एकेडमी एंड यूजीसी एकेडमी दोनों ही टीचर्स एकेडमी का ही चैनल है। तो जितने भी यूजीसी के स्टूडेंट हैं उनसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग यूजीसी एकेडमी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे सारी एक्सक्लूसिव क्लासेस आपको मिल जाती हैं यूजीसी नेट की। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग उमेश जी, प्रतिभा, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोगों के एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए होंगे और फीडबैक भी मिला है स्टूडेंट्स का और बहुत खुश हैं स्टूडेंट्स। हो सकता है कि इस बार उनका जेआरएफ निकल आए, तो होप फॉर द बेस्ट। जब भी रिजल्ट आएगा, आपकी आंसर की आएगी, आप सबको खुशियां ही मिलेंगी, सफलताएं ही मिलेंगी। 2024 आपके लिए बहुत अच्छा शुभ समाचार लेकर आने वाला है, यही मेरी मनोकामना है। एंड जो भी स्टूडेंट नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना, या फिर वो स्टूडेंट जो 1 या 2 नंबर से कहीं ना कहीं लक फैक्टर या उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी या पढ़ने में कहीं ना कहीं कामचोरी की थी उन्होंने, वो रह गए हैं, उनके लिए फिर से एक चांस है कि वो जून 2024 में अपना एक स्थान पक्का कर सकते हैं। राइट, करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ फोकस होके ईमानदारी से पढ़ना है। कहीं से भी पढ़ें लेकिन अपने प्रति ईमानदार रहें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको मुझसे ही पढ़ना है या फिर इसी संस्था से पढ़ना है। ईमानदारी से जिस टीचर की लैंग्वेज आपको समझ में आती है, जिस टीचर की भाषा शैली या जो टीचर आपको लगता है कि यूजीसी नेट का ही कंटेंट पढ़ाते हैं, एक बार प्लीज, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं, तो 1-2 क्लासेस आप देखें चैनल पे। उसके बाद आप सबसे पहले प्रैक्टिस सेट उठाएं और वहां पे देखें क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। इससे आपको YouTube पे एक तरह से फिल्ट्रेशन मिल जाएगा, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी क्लासेस आपको मिलती हैं यूजीसी नेट की। तो आपको ये मिल जाएगा कि कौन से चैनल पे या किस जगह पे YouTube का कंटेंट ही पढ़ाया जाता है, यूजीसी नेट का कंटेंट ही पढ़ाया जाता है, या यूजीसी नेट के ओरिएंटेड ही पूरा का पूरा कोर्स बनाया जाता है। राइट, कि आप सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट जो पूछना चाहता है वही आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और ये गारंटी देती हूँ मैं, ये मैं श्योर करती हूँ, क्योंकि हमारी जो टीम है, चाहे मैं हूँ, चाहे आपके सूर्यांग सर हों, चाहे आपके शिवम सर हों, बीबी मिश्रा सर हों, इन सब ने यूजीसी नेट को एक तरह से कहते हैं ना कि उनके ब्लड में है। उनको पता है कि किस तरह का कॉन्सेप्ट यूजीसी नेट पूछता है और किस तरह से यूजीसी नेट क्वेश्चन बना सकता है। मैं गारंटी देती हूँ आपको, आईसीटी एंड कम्युनिकेशन में 99% पेपर वही बनता है जो आप यहाँ पर पढ़ के जाते हैं। राइट, और इस बार अभी हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे स्टूडेंट्स लैग किए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनकी प्रैक्टिस ना होने की वजह से स्टूडेंट्स को वो वहाँ पे समझ में नहीं आए। इसी वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लीज 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 प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो थ्योरी कितनी पढ़ी है आपने उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने प्रैक्टिस कितनी की है। एक बार आप थ्योरी पढ़ लीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको मेरा सजेशन है कि एक बार थ्योरी जरूर पढ़ें। राइट, उसके बाद फर्स्ट पेपर में जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, जो भी पीडीएफ नोट्स हैं आपके पास, या जो भी, अगर आप इस संस्था से जुड़े हैं तो आपको पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उसको जरूर पढ़ें। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना ही की सक्सेस ऑफ की है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया तो आपको सबसे पहले तो एग्जामिनर की लैंग्वेज समझ में आएगी कि किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चंस को घुमाता है, किस तरह से वो वहां पर पूछता है। राइट, तो सक्सेस होना है, अगर यूजीसी नेट जेआरएफ निकालना है तो आपको प्रैक्टिस सेट तो जरूर सॉल्व करना है। अगर ये कर लिया आपने तो 99% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 1% वो आपका लक भी मैटर करता है। राइट, चले, गुड मॉर्निंग अनूप जी। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इस बार नहीं हो पाया है किसी भी रीजन से, प्लीज निराश नहीं हो, हताश नहीं हो। आप सबके पास अभी जून 2024 में चांस है और दुगनी मेहनत से, दुगनी लगन से हम स्टडी करेंगे। राइट, एंड एक चीज और, अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि हो सकता है कि डेली, अगर आपने गोल बना लिया है कि हम डेली इतने घंटे पढ़ेंगे, तो वो आप अचीव ना कर पाए। तो अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने की जरूरत है। डेली गोल ना बना के आप वीकली गोल बना सकते हैं, आप मंथली गोल बना सकते हैं, या फिर आप 2 डेज 3 डेज का गोल बना सकते हैं कि मुझे एक हफ्ते में 14 घंटे पढ़ने हैं या एक हफ्ते में 20 घंटे पढ़ने हैं।
अब वो एक हफ्ते में हो सकता है कि आज, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है और आज आपको शादी में जाना है, राइट, तो हो सकता है आज आपके पास टाइम नहीं है और कल आप पूरा दिन फ्री हैं, तो आज के जो 2-3 घंटे आपको पढ़ने थे वो कल में आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने गोल बनाया कि एक वीक में मुझे 20 घंटे पढ़ने हैं, राइट। वो आप चाहे एक दिन में पढ़ के खत्म करें और चाहे पूरे हफ्ते। तो क्योंकि हम, अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं आपके ऊपर, तो एक दिन में अगर आप सोचें कि हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, तो वो पॉसिबल एक तरह से नहीं होता है। और अब एक तरह से ये भी है कि बहुत सारे लोगों की शादी भी हो गई है, वो भी जिम्मेदारियां संभालनी है। तो ये अगर आप डेली गोल बनाते हैं और एक बार जब गोल ब्रेक होता है तो बहुत दुख होता है कि अरे हम आज कंप्लीट नहीं कर पाए, आज हम पढ़ नहीं पाए। उससे अच्छा है जब वीकली और मंथली गोल बनाएंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो कुल मिला के स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपने पढ़ने की स्ट्रेटजी चेंज कर दी, क्योंकि देखें सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं हम भी लैक कर रहे हैं, लक फैक्टर मैटर करता है, हो सकता है पेपर टफ आ गया हो, बट आप भी कहीं ना कहीं लैक करते हैं और खुद से अच्छे एनालिसिस हमारी और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, खुद से अगर आप ईमानदार रहेंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। आपको पता होगा कि आप कहाँ पे लैक करें, क्योंकि आप पेपर देने बैठे थे और आपको पता है कि कहाँ पे क्या कमियां हुई हैं, राइट। चलो, तो आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। दूसरी चीज, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे जो पेपर हुआ है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग स्नेहा जी। और आपके लिए एक नया बैच लॉन्च हो चुका है, ठीक है, जिसको फाउंडेशन बैच, क्योंकि जून तक का आपके पास टाइम है, इस वजह से फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, PDF नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, आपको डेली लाइव क्लास भी मिलेगी एंड प्रैक्टिस सेशन भी मिलेगा, राइट। तो फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट पेपर का। साथ ही साथ क्रिसमस आ रहा है, तो क्रिसमस पे आपको ऑफर भी मिलेगा, क्रिसमस और न्यू ईयर पे आपको फीस में भी काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑफर मिल जाएगा। इन सब का जो भी डिटेल है उसको आप एडमिन, जो भी नंबर दिए जा रहे हैं आपको, वहां कॉल करके आप एडमिन डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। टीचर्स एकेडमी की जो ब्रांच है वो ऑनलाइन ही चलती है, ऑफलाइन ब्रांच नहीं है टीचर्स एकेडमी की, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं आप लोगों से। मेमोरी से क्वेश्चन इस बार बहुत पूछा गया है, ठीक है। मेमोरी एक ऐसा टॉपिक रहा है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आपको कितना तैयार है मेमोरी। देखें, पहला क्वेश्चन है, रैम और रोम के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। हमेशा याद रखिए, कोई भी सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट, अब ICT का जो लेवल आता है आपके एग्जाम में वो बेसिक लेवल नहीं आता। आप 2018 तक के पेपर देखेंगे और 2018 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 का पेपर देखेंगे, आपको बहुत ही ड्रास्टिक चेंज दिखेगा कि किस तरह से लेवल इंक्रीज करते चले गए हैं। और 2023 दिसंबर में जो पेपर हुआ है वहां पे भी क्वेश्चंस आपके टफ नहीं पूछे गए, लेकिन ट्रिकी पूछे गए हैं। UGC नेट आपसे टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। वही चीज, वही मेमोरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही 4-5 टाइप हैं क्वेश्चन के, बस उसकी भाषा अलग होगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ये एक क्वेश्चन है, अब ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, बट अलग अलग चीजें पढ़ाई हैं। जब मैंने रैम पढ़ाया है तब रैम के बारे में बताया, जब रोम पढ़ाया तो रोम के बारे में बताया है। अब यहाँ पे रैम और रोम दोनों मर्ज करके आपसे पूछ लिया गया है। क्या स्टेटमेंट्स दी गई हैं? रोम इज रियल ऑप्टिकल मेमोरी। तो पहले तो सबसे पहले फुल फॉर्म ही पूछ ली गई है। सिर्फ ये समझिए कि क्वेश्चन किस तरह से बनाया गया है। इन्होंने इस स्टेटमेंट को लिखने का सिंपल सा मतलब है कि रोम की फुल फॉर्म, तो रोम की फुल फॉर्म अगर आपको आती है तो आप इस स्टेटमेंट को बता सकते हैं। रोम की फुल फॉर्म आपकी होती है रीड ओनली मेमोरी। बहुत आसान है, रीड ओनली मेमोरी, राइट। जैसे ही आप मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म ही पढ़ते हैं।
सी। तो ये स्टेटमेंट तो जैसे ही अगर आपको ये याद आ गया कि रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी और ये लिखा है रियल ऑप्टिकल मेमोरी, तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। नेक्स्ट, रैम स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन यू आर करेंटली वर्किंग ऑन। रैम आपके द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्य वाली सूचनाओं को भंडारित करता है। तो अगर रैम के बारे में आपने मुझसे पढ़ा है या कहीं से भी पढ़ा है, ठीक है, कोई भी टीचर, क्योंकि टीचर कभी भी अच्छा बुरा नहीं होता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टीचर की लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है। और मैं गारंटी देती हूँ कभी भी किसी भी टीचर को आप आधे घंटे 1 घंटे देखेंगे तो आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। बस आपको एक चीज देखना है कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, और दूसरा वो जो पढ़ा रहे हैं वो आपके यूजीसी नेट का से रिलेटेड कंटेंट है। मतलब जो क्वेश्चन या जिस तरह के क्वेश्चन वो पढ़ाते हैं, वो करवा रहे हैं, वो बेसिक लेवल ना हो, वो यूजीसी नेट के लेवल का क्वेश्चन हो। ये चीज अगर आपने देख ली तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। और अगर हम टीचर्स एकेडमी की बात करें तो टीचर्स एकेडमी आपको अश्योर करता है कि एक बार इस चैनल पर आए और प्लीज पेशेंस के साथ अगर आप थोड़ी देर भी क्लास देखेंगे ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि रेलिवेंट कंटेंट आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। चलें, नाउ रैम क्या करता है? रैम उन इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जिस पे हम करेंटली काम करते हैं। क्यों? क्योंकि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल होने का मतलब है कि जो भी डेटा उसमें आता है वो परमानेंट नहीं रहता। जैसे ही स्विच ऑफ आपका सिस्टम टर्न ऑफ होता है या सिस्टम आपका क्लोज करते हैं आप, पूरा का पूरा डेटा चला जाता है, या फिर उस प्रोग्राम का काम खत्म हो जाता है तो भी रैम आपकी क्या हो जाती है? खाली हो जाती है, डिलीट हो जाता है डेटा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रैम में जो डेटा होता है वो कौन एक्सेस करता है? आपका सीपीयू। और सीपीयू क्यों एक्सेस करता है? क्योंकि उस टाइम पे वो डेटा क्या करना है? उसको प्रोसेस करना है, उस पर काम करना है। जैसे आपने कोई फाइल ओपन की, तो अब फाइल ओपन होना और उसके बाद उस पर आप अगर उसको रीड कर रहे हैं या उस पर कुछ लिख रहे हैं या कुछ भी आप उसको देख रहे हैं, तो वो क्या है? रनिंग प्रोसेस है ना, वो रनिंग प्रोग्राम है। तो वो कहाँ पे रहेगा? रैम में रहेगा। तो वर्तमान में जितनी भी सॉफ्टवेयर या जितनी भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं वो कहाँ होती हैं? रैम में स्टोर होती हैं, ठीक है। उनको आप इंस्ट्रक्शंस बोलिए, और इंस्ट्रक्शन के समूह को ही आप प्रोग्राम बोलते हैं, और प्रोग्राम के समूह को ही आप सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रैम में करेंटली रनिंग प्रोसेस होते हैं, रनिंग प्रोग्राम होते हैं, और इन्होंने क्या पूछ लिया? इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन कहें और इंस्ट्रक्शन के समूह को ही हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम, और प्रोग्राम के समूह को कहते हैं सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। तो मैंने अगर आपने एक एप्लीकेशन खोली है तो एक तरह से उसका सबसे छोटा पार्ट क्या है? इंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब है कि जो भी इंस्ट्रक्शन है वो रैम में रहती है, राइट। नेक्स्ट, रोम स्टोर्स द BIOS। अगर आपने रोम पढ़ा है मुझसे तो मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी क्वेश्चन कराती हूँ तब मैं बताती हूँ, BIOS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ पे स्टोर होता है? रोम में, राइट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्मवेयर, राइट। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, और इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फुल फॉर्म जितने भी शॉर्ट है उनका सबका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट का फर्स्ट, जब आप सिलेबस देखते हैं, फर्स्ट लाइन ही उसमें है एक्रोनिम्स एंड एब्रीवेशन। इसका मतलब शब्दावली और उनका अर्थ, है ना। चलिए नेक्स्ट, डी क्या कह रहा है? रैम अलाउज द यूजर टू रीड एंड राइट डेटा। रीड एंड राइट करने का क्या मतलब है? मान लीजिए ये रैम है। अब रैम में जब कोई भी डेटा आप रीड करने का मतलब, रैम में अगर आपने एक फाइल ओपन की, राइट, तो अब इस फाइल आपने ओपन कर दी। ओपन करने का मतलब होता है कि आपने रैम में इसको लिख दिया, या ये रैम में आके स्टोर हो गई। रैम में स्टोर होने का मतलब रैम में लिख उठा। अब रैम इसको पढ़ेगा या एक एक इंस्ट्रक्शन रीड करेगा और किसको देगा? सीपीयू को देगा। तो रीड एंड राइट, और जैसे ही इसका काम खत्म हो गया ये यहां से डिलीट हो गया, और फिर से ये यहां पर दूसरी फाइल आ जाएगी। तो रीड एंड राइट दोनों ही चीजें हम कहां पे कर सकते हैं? रैम में कर सकते हैं। अगर आपने रैम और रोम की डेफिनेशन या रैम और रोम के बारे में पढ़ा है तो ये सारे ऑप्शन, क्योंकि ये सारी चीजें अलग अलग पढ़ाई जाएंगी आपको, राइट। बट क्वेश्चन देखिए सब एक साथ पूछे गए हैं। नेक्स्ट, बोथ रैम एंड रोम लूज देयर डेटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। नाउ इस स्टेट में देखिए इन्होंने बोला दोनों रैम और रोम का डेटा चला जाता है जब पावर ऑफ करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं।
तो यहाँ पे आपको रैम कैसी है, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। रोम कैसी है, रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि इसका डेटा परमानेंट रहता है, क्योंकि ये स्टोर करता है कि आपका जो भी सिस्टम है वो बूट कहाँ से होगा, वो स्टार्ट कहाँ से होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत हुआ, क्योंकि इसके बारे में गलत स्टेटमेंट लिखा है। इसके लिए तो सही लिखा है कि जैसे ही सिस्टम टर्न ऑफ होगा वहां रैम का डेटा चला जाएगा, लेकिन रोम के बारे में स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हुआ, राइट। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी, सी एंड डी, राइट, बी, सी एंड डी। बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी, राइट। ये क्लास बेसिकली मैं इसलिए नहीं रख रही हूँ कि मुझे आपकी प्रैक्टिस करवानी है या मुझे आपसे पूछना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। ये क्लास बेसिकली इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और ये क्वेश्चन जैसे रैम और रोम से है तो स्टेटमेंट्स बना के दे दिए गए हैं। अगर आपने रैम और रोम की थ्योरी पढ़ी है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो देखिए बहुत सारी चीजें, एक तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, उसकी वर्किंग भी पता होनी चाहिए, है ना। फुल फॉर्म और वर्किंग पता है तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ, किस टॉपिक से आया था, मेमोरी से, है ना। किस टॉपिक से आया था, मेमोरी से। और मेमोरी से आपके इस दिसंबर 2024 में जो एग्जाम हुआ है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप सोचें यही जो 5 स्टेटमेंट हैं ये 5 अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन, ये आपका किससे है, इंटरनेट से, सॉरी नेटवर्क से। किससे, नेटवर्क से। ये सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। रिलेट आपको करना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये तो है आपका नेटवर्क से, क्योंकि नेटवर्क में आपके कौन कौन से नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन और वैन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये आपका भौगोलिक क्षेत्रों के आधार बनाते हुए निम्नलिखित कंप्यूटर नेटवर्कों के भिन्न प्रकारों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमें लगाना है, राइट। तो आसान है, अगर आपने नेटवर्क पढ़ा है तो सबसे पहले लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि 0 से 5 किलोमीटर तक की जिसकी रेंज होती है। उसके बाद आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज आपकी 25 किलोमीटर तक होती है। और उसके बाद आपका वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज आपकी 1000 किलोमीटर तक होती है, राइट। तो ये आपका क्रम बन जाएगा लैन, मैन और एंड वैन। तो नेटवर्क में बहुत आसान क्वेश्चन है ये, राइट। बहुत सारे लोगों को ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। नाउ ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी। सबसे पहले क्या आएगा, सी, उसके बाद क्या आएगा, ए, और उसके बाद आएगा बी। सी, ए, बी। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जा रहा है, राइट। मैं आप लोगों को 2 चीजें बताऊंगी। फर्स्ट कि किस टॉपिक से क्वेश्चन है, सेकंड उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी आपकी, और किस तरह से आप टुकड़ों में तोड़ तोड़ के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट है, 2 लिस्ट दी गई हैं आपको। हम एक साइड है आपका कंप्यूटर के कुछ वर्ड है और दूसरा उनका डिस्क्रिप्शन, जैसे जॉयस्टिक, नोटपैड एंड एंड्रॉइड, और आपको बताना है ये क्या है। नाउ अगर हम हब की बात करें तो अगर आपने क्लासेस ली हैं, आप थोड़ा सा पहले आपने पढ़ा है और सीरियस होकर पढ़ा है तो बहुत आसानी से आपको पता है ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है। नेटवर्किंग डिवाइस का मतलब ऐसा उपकरण जो नेटवर्क पर काम करता है या नेटवर्क में काम करता है। अब नेटवर्क आपका लैन, मैन, वैन भी हो सकता है और इंटरनेट भी हो सकता है, राइट। तो ये आपका लैन पे काम करने वाला उपकरण है, हब। नेक्स्ट है आपका जॉयस्टिक, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जॉयस्टिक, अब देखिए यही है एक ही क्वेश्चन लेकिन टॉपिक अलग अलग है। ये नेटवर्किंग डिवाइस है, क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। और ये क्या है, इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस। इसका हो गया थर्ड, इसका हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट नोटपैड। नोटपैड क्या है आपका, अब यहां पे देखें तो नोटपैड क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि नोटपैड तो आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए नोटपैड बहुत सारी चीजें हो सकती है। नोटपैड पहले तो एक सॉफ्टवेयर है, दूसरा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और यहां पे अगर आप देखें तो एक टर्म लिखा जा रहा है टेक्स्ट एडिटर।
टेक्स्ट एडिटर मतलब टेक्स्ट को एडिट करने वाला, कि कुछ लिखा है उसमें आप कुछ जोड़ना चाहें, कुछ मिटाना चाहें, या कुछ बोल्ड करना चाहें, इटैलिक करना चाहें, उसको एडिट करना चाहें, उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ नोटपैड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वर्ड पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड फाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से WPS का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे आपके क्या हैं, टेक्स्ट एडिटर में आते हैं। तो C का क्या हो जाएगा, 4th। और एंड्रॉयड आपका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले एंड्रॉयड क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या कैटेगरी है सिस्टम के लिए, वो क्या काम करता है, तो वो सिस्टम को मैनेज करने का काम करता है, और वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारी बातें आपको पता होंगी, क्योंकि सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा आपसे। अगर आपको ये पता है एंड्रॉयड क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले अगर कुछ नहीं है तो क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है, राइट। और सॉफ्टवेयर किससे बना होता है, प्रोग्राम से मिलकर, प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम बोल देते हैं, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उनको हमने प्रोग्राम बोल दिया। तो एक सॉफ्टवेयर किस तरह का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किस कैटेगरी में आता है, ओपन सोर्स में आता है, मतलब इसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। और ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो क्या हो सकता है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, राइट। इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछा गया है, बट ये सारी चीजें भी आपसे एंड्रॉयड के बारे में पूछी जा सकती है, राइट। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3142, 3142, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, एक तरह से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा भी दे रही हूँ कि जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्या है, और किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है आपका, आपको ये पता है कि सिर्फ इस क्वेश्चन का ये आंसर सही है, अगर ये पता है कि क्यों सही है और दूसरा वाला क्यों गलत है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से करेंगे। और जब भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, अगर आपने 2 या 3 प्रैक्टिस सेट इस तरह से सॉल्व कर लिए कि जो सही है उसका भी आपको कारण पता हो, और जो सही नहीं है उसका भी आपको कारण पता हो, तो चौथा या 5वां प्रैक्टिस सेट अगर आप सॉल्व करेंगे तो 70% क्वेश्चन तो आपका प्रीवियस प्रैक्टिस सेट से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है आपका, ये मैंने बीच से क्वेश्चंस आपके लिए हुए हैं। यहाँ पे कुछ फाइल एक्सटेंशंस दी गई हैं और फाइल टाइप दिया है, जैसे MP3, XLS, JPEG, MDB, राइट। तो अब आपको बताना है कि ये फाइल जो एक्सटेंशन है या फाइल फॉर्मेट जिसको हम बोलते हैं, ये फाइल फॉर्मेट किससे मैच करते हैं, और ये क्वेश्चन किससे पूछा जाता है। एक टॉपिक हम पढ़ते हैं फाइल फॉर्मेट, इसीलिए मैंने जो आप लोगों को PDF प्रोवाइड किया है, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट आप जुड़े हैं मुझसे, फ्री पब्लिक क्लास लेते हैं, उन सबको मैं टॉपिक वाइज बताती हूँ कि किस से क्वेश्चन आता है। अगर आपने फाइल फॉर्मेट पूरा पढ़ लिया तो आपका इस तरह का क्वेश्चन कहीं नहीं गया जहाँ पे ये पूछा जाता है कि ये किस फाइल को दिखाता है, राइट। तो यहाँ पे अगर MP3 की बात करें तो MP3 म्यूजिक के लिए ये तो बहुत आसान है, राइट। MP3 आपका किसके लिए यूज होता है, म्यूजिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट XLS आपका एक्सेल शीट के लिए यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रेडशीट या एक्सेल शीट, राइट। तो इसका हो जाएगा आपका 4th। अगर आपने MS ऑफिस पढ़ा है, मैंने फाइल फॉर्मेट में MS ऑफिस के फॉर्मेट्स भी आप लोगों को बताए हैं कि जब MS ऑफिस में कौन कौन से फॉर्मेट इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट। जैसे अगर आपको प्रेजेंटेशन फाइल बनानी है तो उसका PPT या PPTX, डॉक फाइल बनानी है या डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है तो DOC या DOCX, एक्सेल फाइल बनानी है तो XLS भी होता है और XLSX भी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट JPEG, कभी भी ऑनलाइन फॉर्म जब हम सबमिट करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, जब भी हम कोई भी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं तो वहां पे आपसे स्पेशली मांगा जाता है JPG या JPEG फॉर्मेट, है ना। क्यों,
क्योंकि जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में जो इमेज होती है वो कॉम्प्रेस्ड हो जाती है और उसकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, मतलब वो कम स्पेस लेगी लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। ठीक है, तो जेपीईजी आपका क्या है, इमेज का फाइल फॉर्मेट है एक, तो सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट आपका है एमडीबी। एमडीबी हो सकता है आपको ना पता हो क्योंकि ये सारे तो बहुत आसान है, बट एमडीबी आपका नहीं समझ में आ रहा कि क्या है। तो ये आपका डेटाबेस के लिए एक फॉर्मेट है या एक एक्सटेंशन है। ठीक है, डेटाबेस का एक्सटेंशन आपका क्या है, एमडीबी। और एमडीबी अगर आपको देखना हो तो कभी भी व्हाट्सएप का डेटाबेस आप देखें या किसी भी सिस्टम में अगर आप डेटाबेस की फाइल कॉपी करते हैं, मेन व्हाट्सएप में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सभी लोग यूज़ करते हैं और कभी ना कभी आपने डेटा का बैकअप लिया होगा और आप अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाके भी व्हाट्सएप में देखेंगे तो आपको एक फाइल .mdb लिख, मतलब एक फाइल नेम होगा, डॉट के बाद mdb मिल जाएगा। तो वो क्या है, आपके फाइल का या व्हाट्सएप का जो भी डिटेल्स हैं, जो भी मैसेज आया गया है या जो फोटोज़ हैं, वो सारी डिटेल्स कहाँ पे होती है, उस mdb फाइल में, राइट। जो कहते हैं ना कि व्हाट्सएप में रिकवरी करनी है, व्हाट्सएप का डेटा हमें रिकवर करना है, तो वो कहाँ से रिकवर होता है, वो जो mdb फाइल है आपकी, वहां से रिकवर हो सकता है। ठीक है, चलो। और अगर आपको उस डेटा को कहीं और ट्रांसफर करना है तो mdb फाइल को आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने बता दिया 2 4 1 एंड इसका क्या हो जाएगा 3, 2 4 1 एंड 3। कौन सा ऑप्शन सही है, 2 4 1 एंड 3, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। इस तरह के क्वेश्चन फाइल फॉर्मेट से भी क्वेश्चन आपके इस साल पूछे गए हैं जो एग्जाम आपका प्रीवियस ईयर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपके लिए। अच्छा, यूजीसी ने तो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, एक मैच द फॉलोइंग, राइट, एक तरह से चतुराई ही है, क्लेवरनेस है कि आपसे पूछा एक क्वेश्चन जा रहा है बट टॉपिक उसमें 2-4 पूछ लिए जा रहे हैं। तो मैच द फॉलोइंग एक पूछा जा रहा है, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एंड आपसे जो एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हों, राइट। ऐसे क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट दे दिया, उसका एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो, इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कि डायरेक्ट या सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आपसे यूजीसी नेट ने पूछना बिल्कुल बंद कर दिया है, किसी भी सब्जेक्ट में वो नहीं पूछता अब वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो जहां पे भी आपको वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं प्लीज अवॉइड करें, क्योंकि वो आपको ये तो लगेगा कि हाँ जो सर पढ़ा रहे हैं, जो मैम पढ़ा रही है बहुत अच्छा पढ़ा रही है, बट वो क्वेश्चंस आपके लिए घातक हो सकते हैं क्योंकि वो यूजीसी नेट में पूछे ही नहीं जाते। वन लाइनर क्वेश्चंस आपसे यूजीसी नेट में नहीं पूछे जाते हैं, वो आपको देखने में आसान लगेंगे, आपको आ भी जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ हमने पढ़ लिया। इसीलिए बोल रही हूँ पहले प्रीवियस ईयर पेपर चेक करिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, आप प्लीज अरीना जी कॉल करके एडमिनिस्ट्रेशन में पूछ सकती हैं जो भी फीस है। अभी तो फिलहाल क्रिसमस कार्निवल चल रहा है तो 1499 आई गेस ऑफर में है फीस, राइट, यूजीसी नेट की। और जो भी डिटेल है आप प्लीज कॉल करके पूछ सकते हैं, एडमिन में जितने भी नंबर दिए गए हैं वहां पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास में फिर से बता रही हूँ, ना ही मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ और ना ही मैं आप लोगों को एक तरह से मॉक टेस्ट पेपर दे रही हूँ कि आप लोग सॉल्व करें, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की क्वालिटी बता रही हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन आपको किस तरह से पढ़ना है कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर रहे, राइट। और आईसीटी में जो लोग मुझसे पढ़ते हैं, जितने भी लोग हमारी संस्था से जुड़े हैं, उनको पता है कि कोई किसी भी सब्जेक्ट में हम टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं और फिर टॉपिक वाइज ही आपको क्वेश्चन भी दिखाते हैं, देखिए इस टॉपिक से इस तरह से क्वेश्चन बना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आपका है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर से ही संबंधित है। नाउ पहला है, डीवीडी रोम इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया एंड इट कैन बी रिटन मेनी टाइम्स। अच्छा, जैसे ही रोम देखना ये मत सोचना कि ये रीड ओनली मेमोरी है, नहीं, डीवीडी रोम का मतलब है कि ये डिस्क है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो डीवीडी है, लेकिन वो डिस्क किस तरह की है, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ और सिर्फ रीड की जा सकती है, उस पर कुछ भी लिखा मतलब नहीं जा सकता। एक बार लिख दिया गया उसके बाद दोबारा उस पर लिखा नहीं जा, लिखा का मतलब होता है कुछ भी सेव करना या कुछ भी स्टोर करना,
किसी भी डीवीडी पे या किसी भी मेमोरी पे लिखने का मतलब क्या होता है कि आपने वो चीज स्टोर कर दी। जैसे आपने एक इमेज क्लिक की और वो आपके मेमोरी में क्या हो गई, लिख उठी। लिख उठने का मतलब वो वहां पे स्टोर हो गई, वहां पर सेव हो गई। ठीक है, तो रीड और राइट का यही मतलब समझना है आपको। तो अ डीवीडी रोम इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया एंड इट कैन बी रिटन मेनी टाइम्स। देखो, अब इस पे इन्होंने साफ साफ बोला है कि उसको कई बार लिखा जा सकता है, लेकिन आपको पता है रोम, जहां पर रीड ओनली मेमोरी की बात आती है, वहां पे एक बार लिखा गया बार बार पढ़ा जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है राइट वंस रीड मैनी। इसको हम बोलते हैं राइट वंस रीड मैनी। ये किसकी प्रॉपर्टी है या किसके बारे में हम बोलते हैं, ROM, रोम। तो डीवीडी रोम है तो इसकी भी प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, चलें नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू सेकेंडरी स्टोरेज फ्रॉम रैम एंड इज द एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। सॉफ्टवेयर रैम से सेकेंडरी स्टोरेज में डाला जाता है और तत्पश्चात इसे सीपीयू निष्पादित करता है या उसको प्रसंस्करण उसका करता है। नाउ ये कह रहे हैं कि ये आपका रैम है, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है और ये मान लो आपका सीपीयू है। अभी हम कैश की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही 3 मेमोरी है, रैम और ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। अगर ये आपने मुझसे पढ़ा है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे, देखें, अब आपको पता है सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा, ये सबसे बड़ी मेमोरी होती है कौन सी, सेकेंडरी स्टोरेज, है ना। सेकेंडरी स्टोरेज सबसे बड़ी है, इसीलिए क्या है, स्लो है। और जो मेमोरी स्लो है सीपीयू उसके पास जाएगा, या जो फास्ट है उसके पास, क्योंकि सीपीयू की स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट है। ठीक है, सबसे ज्यादा डिटेल। और क्यों स्लो है, क्योंकि बहुत सारा डेटा है, उसमें सर्च करने में भी टाइम लगता है। अब यहां से डेटा उठ के आता है रैम में, क्योंकि रैम क्या है, छोटी है, तो सीपीयू को यहां पे सर्च करने में आसानी होगी रेदर देन सेकेंडरी स्टोरेज में। तो वो क्या करता है, रैम के पास आता है और फिर रैम डेटा किसको देता है, सीपीयू। और कुछ डेटा नहीं मिलता तो सीपीयू किसके पास जाता है, रैम या कैश के पास जाता है। ठीक है, अभी कैश की बात हम नहीं करते। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर रैम से सेकेंडरी स्टोरेज में, अभी थोड़ी देर पहले ही जब हमने पढ़ लिया कि रैम क्या है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है कि जो भी डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर आपने उसमें अगर स्टोर कर दिया तो वो तो डिलीट हो गया, नेक्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे आपको वो सॉफ्टवेयर ही नहीं मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट तो यहीं से गलत हो गया कि रैम से सेकेंडरी स्टोरेज में डाला जाता है। रैम से अगर आप सोचें सेकेंडरी स्टोरेज में कुछ डालें, रैम में तो कोई चीज परमानेंट रहती ही नहीं है। इसका मतलब अगली बार जैसे ही सिस्टम ऑन किया रैम में कुछ बचा ही नहीं। हमारे पास जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो परमानेंट रहता है। आपने कोई फोटो खींची है या कोई पीडीएफ है आपके पास या कोई भी डेटा है, वो परमानेंट स्टोर रहता है ना। तो वो कहाँ रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज से हम रैम में डालते हैं, है ना, और फिर रैम से किसके पास जाता है, सीपीयू। ये प्रोसेसिंग होती है। और ये क्या कह रहे हैं कि ये पहले यहां से यहां जाते हैं और फिर ये करता है, मतलब लंबा प्रोसेस। इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेसिंग ही गलत दिखा रहे हैं। क्लियर है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ, दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है कि वो एक ही बार लिख सकते हैं, उसमें बार बार पढ़ते हैं, बट ये बोल रहे हैं कि बार बार उस पर लिखा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अगेन क्वेश्चन नंबर 16 आपका किससे है, फाइल फॉर्मेट। ये वाला प्रश्न किससे था, मेमोरी से था। ये वाला प्रश्न किससे था, मेमोरी से था, राइट। अब आप देखें मेमोरी के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है और वो क्वेश्चन अलग। तो थोड़ी सी अगर आपने थ्योरी पढ़ी होती, ये जो भी स्टूडेंट हैं जो नहीं कर पा रहे, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ, अगर थोड़ी सी भी थ्योरी पढ़ी होती या ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो बहुत आसान है ये सारे क्वेश्चन, है ना। चले नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन अगेन फाइल फॉर्मेट से ही है आपका। इंटरनेट पर वीडियो फाइलों के वितरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से फाइल फॉर्मेट उपयुक्त है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फाइल फॉर्मेट आपकी वीडियो फाइल फॉर्मेट है, राइट। तो जैसे ही आपके पास ये आता है कि वीडियो फाइल कौन कौन सी है, तो MP3 तो आपको पता है एक ऑडियो फाइल है, क्या है, एक ऑडियो फाइल है। और विंडो मीडिया ऑडियो ये भी आपका क्या है, एक
फुल फॉर्म अगर पता होगी तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, एक ऑडियो फाइल है। तो बी और सी ऑप्शन जहां जहां है उसको तो आप तुरंत कैंसिल कर दी, जैसे यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी। अब आपके पास ए, ई और डी, ई बचा है, राइट। ए आपका क्या है, एक एफ एल ए, ये आपका एफ एल वी होना चाहिए, यहाँ पर ए गलती से लिखा है एफ एल वी। तो एफ एल वी आपका क्या है, एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है जिसमें आप, एफ एल वी कहाँ पे यूज होता है, फ्लैश प्लेयर में। और फ्लैश प्लेयर जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ था तो यूट्यूब पे फ्लैश प्लेयर ही का ही इस्तेमाल किया जाता था। अगर आपके सिस्टम में फ्लैश प्लेयर है तभी यूट्यूब की वीडियोस चलती थी, राइट। तो फ्लैश प्लेयर की जो वीडियो सपोर्ट होती है वो एफ एल वी के नाम से। और ए वी आई, अगर आप लोगों ने देखा हो फाइल फॉर्मेट तो बहुत सारी वीडियोस का नाम यहाँ पे लिखा है, फिर डॉट के बाद लिखा होता है AVI, है ना। ये भी आपके क्या होती हैं, वीडियो फाइल्स होती हैं। तो A एंड E आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। AIF भी आपकी क्या है, एक ऑडियो फाइल है। ठीक है, चलो, तो A एंड E इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, आपको ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है कि आपको सारे ऑप्शंस नहीं पता हो, राइट। हमेशा याद रखिए जितना पढ़ें उतना ठोस पढ़ें, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो क्या नहीं पढ़ना है और जो पढ़ना है वो सॉलिड पढ़ना है, कि उसको कोई नहीं नकार सकता। अगर उतना आता है तो आप बहुत अच्छे से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलें, नहीं कविता जी, अभी ऐप पर क्लास नहीं चल रही है, एक बार बैच स्टार्ट हो जाएगा 20th, आज से आपका नया बैच स्टार्ट हो गया है, एडमिशन होने आज से स्टार्ट हो गए हैं। विद इन अ वीक आपकी नई क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ऐप पर अभी क्लासेस नहीं स्टार्ट है, बट विद इन अ वीक, एक हफ्ते में आपको 1 जनवरी के पहले पहले नई क्लासेस मिल जाएंगी ऐप पर। चले, नेक्स्ट है, dash are text files with small pieces of data and are used to identify specific users and improve the web browsing experience। निम्नलिखित में से कौन डेटा के छोटे अंशों वाली पठन फाइल है जिनका प्रयोग प्रयोक्ता विशेष की पहचान करने और वेब ब्राउजर करने के अनुभव सुधार करने के लिए किया जाता है। नाउ यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये चारों ऑप्शन आपको अलग अलग चीजों के लिए बताए जाते हैं, अलग अलग चीजें हैं ये, राइट। तो यहाँ पे आपका इंटरनेट पे कौन सी ऐसी छोटी फाइल है जिसको हम स्टोर कर देते हैं और फिर वो बाद में उस प्रयोक्ता की या उस जो भी वेबसाइट है उसकी पहचान कराता है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगी इन चारों को, आपका आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा और नेक्स्ट टाइम पे आप इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, हमेशा याद रखें, लाइव क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज लाइव क्लासेस जरूर किया करें, उसमें आप डाउट्स पूछ सकते हैं, आपके कोई भी डाउट, सिली से सिली डाउट भी पूछने में मत कतराइए। अगर आपको एक भी वर्ड मीनिंग भी नहीं समझ में आ रही है तो वो भी आप जरूर पूछें, क्योंकि कई बार होता है कि आप क्लास में लैग कर जाते हैं सिर्फ एक मीनिंग की वजह से, कि आपको वो मीनिंग समझ में नहीं आया, इस वजह से आपका वो क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज अपने आप को कभी भी बड़ा नहीं समझे, हमेशा स्टूडेंट समझे और एक छोटा क्वेश्चन पूछने में भी कभी ना शर्माए। स्टूडेंट का मतलब ही होता है कि वो लर्निंग प्रोसेस में है। ठीक है, जब आप एग्जाम दे रहे हैं तब आप, इसका मतलब है कि आपने पूरा एकदम तैयार होकर योद्धा बन के गए, लेकिन जब आप स्टूडेंट हैं, लर्निंग प्रोसेस में है, तो एक छोटी सी छोटी बात भी आपको लर्न करनी है। और वो सिर्फ तभी लर्न होती है कि टीचर चाहे जितना कोऑपरेट कर रहा हो, स्टूडेंट अगर अपने मन की बात नहीं कहेगा या अपने डाउट्स नहीं पूछेगा तो टीचर कुछ नहीं कर सकता। तो आई रिक्वेस्ट कि कोई भी छोटा सा छोटा डाउट हो, वर्ड मीनिंग भी नहीं समझ में आ रही है, कोई इंग्लिश टर्म लिखा है उसका हिंदी नहीं पता, कोई हिंदी टर्म है उसका इंग्लिश नहीं पता, वो भी जरूर पूछ ले। अगर आपको एक एक पॉइंट, एक क्वेश्चन का एक भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में नहीं आए। 2-3 प्रैक्टिस सेट ऐसे कर लो, 4th प्रैक्टिस सेट गारंटी दे रही हूँ 70 से 80% आप अपने आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे नीचे से स्टार्ट करते हैं विकी। विकी क्या है? विकिपीडिया नाम से एक वेबसाइट है। ये क्या है? एक वेबसाइट है। और ये किस तरह की वेबसाइट है? ये इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है।
और इंफॉर्मेटिव वेबसाइट का क्या मतलब है? एक ऐसी वेबसाइट जो कि आपको इंफॉर्मेशन या किसी भी चीज़ का बेसिक अगर आपको जानना है, किसी भी चीज़ की ABCD जाननी है, तो आप क्या खोल सकते हैं? विकीपीडिया खोल सकते हैं। मतलब उसकी हिस्ट्री अगर जाननी है या वो कब स्टार्ट हुआ है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम विकीपीडिया ओपन कर सकते हैं, राइट। और विकीपीडिया आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है कि अगर मान लीजिए कोई जानकारी, क्योंकि विकीपीडिया सबके सहयोग से ही बना है। अब अगर प्रयागराज का पेज है विकीपीडिया, तो हो सकता है जिसने वो पेज बनाया उसको सारी इंफॉर्मेशन ना हो, या बहुत सारी चीज़ें जनरल घटित हो रही हैं, बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स बन रहे हैं जो कि अभी उसमें ऐड नहीं हो, तो वो आपको प्रोवाइड करता है एक एडिट बटन। वो यूज़र के कोलैबोरेशन, यूज़र के जो उपयोग करता है उसके सहयोग से ही वो वेबसाइट डेवलप की जाती है। अब वो एडिट बटन से आप क्या करेंगे? अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको पता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, या आपको लगता है कि प्रयागराज के बारे में ये लाइन गलत लिखी है तो आप उसको इरेज कर सकते हैं, या कोई भी शब्द गलत, अच्छा, बुरा, या कुछ आपको लगता है ये अधूरी इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, 2-4 लाइन, वो आप ऐड कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इस तरह तो बहुत सारे लोग गलत भी चीज़ें ऐड कर देंगे। नहीं, उसके लिए कुछ मेंटोर, पूरी टीम बैठाई गई है। आपने ऐड किया, वो तुरंत आपका रिफ्लेक्ट नहीं करता, एक बार चेक होता है, बैकग्राउंड चेक होने के बाद, फिल्ट्रेशन होने के बाद ही उसमें वो इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है, ठीक है। ऑफलाइन बैच नहीं है या RK यादव जी, क्योंकि ऑफलाइन टीचर्स एकेडमी आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और आपको ऑनलाइन क्लासेस ही यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस में भी आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखें, लोगों को विश्वास होता है कि हम ऑफलाइन जाके पढ़ लेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में आपको एक रिलाई मिल जाता है, आपको एक मोटो मिल जाता है, घर में रहते हैं थोड़ा लेजी हो जाते हैं, बट नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो सोचिए कितना टाइम बचता है आपका आने जाने में, बैठने में। और उसके बाद जब ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, वहाँ पे भी टीचर टाइम से नहीं आ रहे हैं, या फिर यूट्यूब पे जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये भी बहुत बेनिफिशियल है अगर आप लाइव स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट बन जाते हैं तो। जैसे होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम डाउट नहीं पूछ पाते हैं ऑनलाइन क्लास में, तो जो भी डाउट है आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट है, आप अगर लाइव सेशन में है तो कमेंट करके पूछिए। मैं कोशिश करती हूँ कि एक एक कमेंट का, जो भी रेलिवेंट कमेंट है, जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन है, उनका रिप्लाई करूँ, ठीक है। चलो, नाउ ब्लॉग्स की अगर हम बात करें, तो ब्लॉग्स आपकी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, ये भी क्या है, ये भी आपकी वेबसाइट ही है। और ऐसी वेबसाइट या ऐसी साइट या ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो एक तरह से आपको आपकी डायरी के रूप में, जो भी यूजर का पर्सनल व्यू है किसी भी पॉइंट को लेकर, वो वहां पर लिख सकता है। तो ब्लॉग एक तरह से पर्सनल डायरी भी हो सकती है, जो कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना व्यू शेयर कर रहे हैं, राइट। जैसे आर्टिकल अगर आपको कोई भी लिखना है किसी भी टॉपिक पर, तो आप ब्लॉग्स बना सकते हैं। जैसे आपके फेसबुक के न्यूज़ फीड है, उसी तरह से आपका ब्लॉग भी होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्लॉग के लिए कि ब्लॉग में जो भी आपकी पोस्ट होती हैं उनका ऑर्डर क्या है। तो उनका ऑर्डर होता है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कलानुक्रमिक। अनुक्रमिक नहीं, कलानुक्रमिक, मतलब जो पोस्ट आपने सबसे पहले की है वो सबसे बाद में दिखेगी, और जो आज की है वो सबसे पहले दिखेगी। जैसे आपका फेसबुक का न्यूज़ फीड होता है, उसी प्रकार। नेक्स्ट आपका है बुकमार्क। अगर आपको कोई वेबसाइट अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि बाद में उसको पढ़ना, तो आप बुकमार्क कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बुकमार्क, आई गेस सबको पता है कि जिस पेज पे आपने जैसे आपको ये चीज़, वो पेज चाहिए कि इसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ना चाहते हैं, तो उसको आप बुकमार्क करके या चिन्हित करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कुकीज़। कुकीज़ एक ऐसी छोटी फाइल्स होती हैं जो कि जो भी वेबसाइट आपके सिस्टम पे आती है, वो, क्योंकि एक वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इमेज, टेक्स्ट, वीडियो और उसका लिंक, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो लोड होने में लगता है थोड़ा बहुत टाइम, है ना। अगर इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कुकीज़ एक छोटी टेक्स्ट फाइल है जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है। जब भी कोई वेबसाइट आपकी आई, तो कई बार आपने देखा होगा, आप नोटिफिकेशन ब्लॉक भी करते हैं कि कुकीज़ नहीं इंस्टॉल करनी है। कुकीज़ से क्या होता है, दो चीज़ें। एक तो कोई भी कंपनी, अगर एडवर्टीजमेंट कंपनी है या कोई भी उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो आपके सिस्टम में कुकीज़ इंस्टॉल करती है, जिससे कि उसको पता चलता रहे कि इस यूज़र की पसंद नापसंद क्या है।
राइट, क्योंकि यूजर की प्रेफरेंसेस, नॉन प्रेफरेंसेस अगर पता होंगी तभी हम अपना प्रोडक्ट उस यूजर तक अच्छे से पहुंचा सकते हैं, राइट, उसका एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं। एक तो ये रीजन होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि वेबसाइट होती है बहुत बड़ी, तो बार बार उनको सर्वर पर खोजना और उसको फिर अपने सिस्टम पे लाके लोड करना, या उससे अच्छा है कि एक छोटा सा लिंक एक बार आपने खोल लिया तो वेबसाइट, अब उसको पता है कि हो सकता है दोबारा भी हमें ये ओपन करें, तो उसे एक छोटी सी लिंक या छोटा सा टेक्स्ट फाइल आपके सिस्टम पे रख दिया। अब जब दोबारा आप जाएंगे तो उस टेक्स्ट फाइल की मदद से वो डायरेक्ट उसी लोकेशन पर पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें जो पहले से ही आपके सिस्टम पे हैं वो डाउनलोड भी नहीं करनी पड़ेंगी, राइट। तो ये होता है कुकीज़ का काम। अब आप बताएं इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बट ऑब्वियस है कुकीज़, क्योंकि कौन डेटा के छोटे अंशों वाली पठन फाइल है जिनका प्रयोग प्रयोक्ता विशेष की पहचान करने और वेब ब्राउज करने के अनुभव सुधार करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज का अनुभव कैसे सुधरेगा, जब आपकी वेबसाइट जल्दी ओपन हो जाएगी, राइट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि अब खोजना ही नहीं है, आपके सिस्टम में ही उसका लिंक रखा है कि कहाँ पे वो फाइल रखी हुई है, राइट। तो ये इसको हम बोलते हैं कुकीज, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट विल लूज डेटा व्हेन द पावर टू अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। अगेन, कौन सी मेमोरी है जिसका डेटा जैसे ही पावर कट होता है चला जाता है। मेमोरी से क्वेश्चन, इस बार आपका मेमोरी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेमोरी से, IP एड्रेस से, और आपका सॉफ्टवेयर से, जो भी टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मेमोरी की बात हो रही है और ये बोल रहे हैं कि कंप्यूटर को विद्युत आपूर्ति बंद करने पर निम्नलिखित में से कौन से हार्डवेयर घटकों से डेटा लुप्त हो जाएगा। डेटा लुप्त उन्हीं से होगा जो मेमोरी किस तरह की हैं, वॉलेटाइल। ये शब्द आपको याद रखना है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वॉलेटाइल शब्द याद रखना है, क्योंकि वॉलेटाइल शब्द डायरेक्ट भी आ जाता है, इसकी मतलब हिंदी में भी वो वॉलेटाइल ही लिख के देते हैं आपको ना। और वॉलेटाइल मतलब होता है टेम्परेरी या अस्थिर, नॉन वॉलेटाइल मतलब स्थिर ना। सबसे पहले प्रोसेसर रजिस्टर, जो रजिस्टर है वो किस तरह के हैं। रजिस्टर का मतलब है कोई भी मेमोरी छोटे छोटे रजिस्टर से मिलकर बनती है, तो मेमोरी का एक सबसे छोटी इकाई, मेमोरी की छोटी इकाई क्या है, रजिस्टर है। तो सबसे छोटा कौन होगा, रजिस्टर होगा, क्योंकि बाकी की मेमोरी तो रजिस्टर से मिलके बनी है तो उससे बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। और रजिस्टर आपका क्या है, और रजिस्टर कहाँ पे होता है, CPU के पास होता है, क्योंकि जितनी कम मेमोरी उतनी फास्ट होगी, क्योंकि सर्चिंग टाइम 0 हो जाएगा, राइट। और ये कहाँ होता है, CPU के अंदर होता है। अब CPU के अंदर रजिस्टर है, तो CPU जैसे ही सिस्टम स्विच ऑफ हो गया, अब CPU तो काम करना बंद कर देगा। तो जब CPU काम करना बंद कर देगा तो रजिस्टर में डेटा रहने की जरूरत ही क्या है ना, क्योंकि CPU या फिर डेटा का काम खत्म हो गया, CPU उस फाइल पे प्रोसेस नहीं कर रहा है, तो रजिस्टर का डेटा भी चला गया। तो ये आपकी क्या है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है। किस तरह की है, एक वॉलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट, कैश मेमोरी की अगर बात करें तो कैश मेमोरी भी रैम से छोटी, कैश कैसी मेमोरी है, रैम से छोटी मेमोरी है। अब रैम से छोटी है तो CPU के ज्यादा करीब है, तो वही डेटा रहेगा जिस डेटा पे CPU को काम करना है, जिस डेटा पे CPU प्रोसेस करना चाहता है वही डेटा किस में रहेगा, आपके रैम में रहेगा। अब रैम में डेटा रहने का मतलब, सॉरी कैश में रहेगा, कैश में डेटा रहने का मतलब कैश भी करंट फाइल पे, जो काम रैम का है ना वही काम आपके कैश का भी है, वो भी एक वॉलेटाइल मेमोरी है। और CPU को डेटा प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, कैश करती है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, पूरा मेमोरी में पढ़ाऊंगी, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से ये चीजें आपकी एग्जीक्यूट हुई हैं, ठीक है। तो कैश मेमोरी भी आपकी कैसी है, एक वॉलेटाइल मेमोरी ही है। नेक्स्ट, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव आपकी एक, आप कह सकते हैं आपके सिस्टम की सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हैं। पहले क्या था, हार्ड डिस्क थी, हार्ड डिस्क ड्राइव, राइट, HDD, जो कि आपने देखा होगा सिस्टम काफी मोटे होते थे। आजकल के जो सिस्टम आते हैं वो एकदम पतले है ना, 0 फिगर फ्लैट सिस्टम्स आते हैं। इसके पहले क्या था, हार्ड डिस्क थी, और हार्ड डिस्क जो भी थी वो थोड़ी मोटी, क्योंकि उसमें लेयर्स होती थी, डिस्क घूम रही है, एक पूरा प्लेटर है, उसके ऊपर एक आर्म रखी है, उससे डेटा रीड राइट हो रहा है, राइट। तो उसका प्रोसेस एकदम अलग था। अब SSD
सॉलिड स्टेट ड्राइव बहुत ही पतले कंप्यूटर, क्योंकि वो एक ब्लैक मटेरियल से बना होता है और उस सॉलिड ब्लैक मटेरियल में बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी प्लैटर नहीं है, कोई भी चीज़ घूम नहीं रही। इस वजह से आप देखते होंगे आज के सिस्टम थोड़े महंगे भी हो गए हैं, नॉइस भी नहीं है उसमें, और जो एक पंखा चलता है वो उसकी भी आवाज़ नहीं है, राइट, और थोड़ा सा फास्ट भी है। तो SSD आपकी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है, और सेकेंडरी स्टोरेज पता है आपको परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इस वजह से ये तो आपका वॉलेटाइल नहीं होगा। कंप्यूटर को विद्युत आपूर्ति बंद करने पर निम्नलिखित में से कौन से हार्डवेयर घटकों का डेटा लुप्त हो जाता है, तो SSD का तो नहीं होता। नेक्स्ट रैम की बात करें तो रैम अभी थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कस करके जा चुके हैं कि रैम भी आपकी कैसी है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है। रोम की बात करें तो रोम का अगर डेटा चला गया तो फिर अगली बार जब सिस्टम ऑन करेंगे तो पता ही नहीं होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लोड करना और आपका सिस्टम ऑन कहाँ से होगा, तो एड्रेस ही नहीं पता होगा। तो रोम भी हमने अभी पढ़ा कि राइट वंस रीड मैनी है ना, कि एक बार लिख दिया बार बार हम पढ़ रहे हैं, मतलब एक बार स्टोर कर दिया, एक बार सेव कर दिया, जो भी उसको बार बार पढ़ा जा सकता है, उस पर बार बार लिखा नहीं जा सकता। बार बार लिखने का मतलब डिलीट करो फिर लिखो, डिलीट करो फिर लिखो। तो जब डिलीट ही नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब रोम आपका क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल है। तो इस यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, राइट। इतना डिटेल में सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि जितने भी नए स्टूडेंट हैं प्लीज़ डरिए नहीं। अगर एक एक ऑप्शन आपको क्लियर है तो बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। तो A, B एंड D, A, B एंड D। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं 2018, 19, 20, 21, 22, 23 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, UGC एकेडमी पे जाइए, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी ICT एंड कम्युनिकेशन की। वहाँ पे आप प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन देख सकते हैं। वो स्पीड भी मेरी बहुत ज़्यादा, मैंने मतलब बहुत अच्छी स्पीड की, आप क्वेश्चन देखें फिर पॉज करके आप आंसर करें, अदरवाइज आंसर मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से, कंप्यूटर की हिस्ट्री से। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री में कौन सी चीज पहले आई और कौन सी चीज आपकी बाद में आई, राइट। नाउ यहाँ पे है कंप्यूटर के चौथे से पहले जनरेशन के आधार पर कंप्यूटर से आए प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के सही क्रम की पहचान कीजिए। चलो, तो आपको अगर मैंने हिस्ट्री पढ़ा है आपने मुझसे, या हिस्ट्री आपने कहीं से भी पढ़ी है, राइट, तो आपको पता होगा फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन में आपका इस्तेमाल किया गया है वैक्यूम ट्यूब का, है ना। और ये सिस्टम आकार में बड़े होते थे, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और मेमोरी नहीं होती थी इन सिस्टम में, राइट। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, वैक्यूम ट्यूब। और यहाँ में हमसे कौन सा क्रम पूछा है, चौथे से पहला। तो ये हमें सबसे पहले कौन सा लिखना है, चौथा वाला, फोर्थ जनरेशन। तो ये आपकी क्या है, फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में आप क्या आ गए, ट्रांजिशन, आकार थोड़ा छोटा हो गया, मेमोरी इंट्रोड्यूस हो गई छोटी सी, और आपके सिस्टम जो है थोड़े से फास्ट भी हो गए, जिसमें आपके क्या आ गए, ट्रांजिस्टर। तो ये आपका हो गया सेकेंड जनरेशन। अब यही ट्रांजिस्टर आपके आगे इस्तेमाल हुए थर्ड जनरेशन में, जिसको बोला गया इंटीग्रेटेड सर्किट, और इन्हीं ट्रांजिस्टर को पैक करके एक सर्किट में रख दिया गया, राइट। तो ये हो गई आपकी थर्ड जनरेशन, और लास्ट में सिर्फ एक ही बचा है, तो ये आपका क्या है, फोर्थ जनरेशन, राइट। अब आपको क्या बताना है, चौथे से पहले जनरेशन के आधार पर। तो चौथा A, B, देन D एंड C। A, B, A के बाद सबसे पहले आपकी फोर्थ जनरेशन कौन सी है, A है, राइट। देन थर्ड जनरेशन है C, देन सेकेंड जनरेशन है आपकी D होनी चाहिए एंड B। A, C, D, B होना चाहिए, A, C, D, B। C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। A, C, D, B आपका करेक्ट है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सेमी जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। मेमोरी यूनिट और नंबर सिस्टम तो ऐसा है कि हर साल पूछा जाता है और बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है, हड़बड़ी में, क्योंकि टाइम नहीं होता वहां पे,
और फिर जल्दी से जो भी, प्रैक्टिस तो है नहीं, और प्रैक्टिस ना होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, जबकि बहुत आसान है। ये है, निम्नलिखित भंडारण क्षमताओं के सही अवरोही क्रम की पहचान करें। अवरोही क्रम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा। नौ, आपको पता है सबसे छोटी होती है बिट, बिट के बाद आपका आता है बाइट, बाइट के बाद किलो बाइट, किलो बाइट के बाद आपका आता है मेगा बाइट। जैसे आपके पैमाने होते हैं ना कि ग्राम, किलोग्राम, मेगाग्राम, तो उसी तरह से ये भी आपका है मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद आपका हो गया गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद आपका टेराबाइट, टेराबाइट के बाद आपका पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद आपका एक्साबाइट। तो इस तरह से ये क्रम आपका चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से दिए हैं, एक तो मेगाबाइट है, तो मतलब फर्स्ट आपका क्या है मेगा, सेकंड आपका, क्योंकि हमें क्या करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फर्स्ट हमारा ये नहीं होगा, फोर्थ नंबर पे ये होगा, क्योंकि सबसे छोटा आपका वही है। सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे आपका क्या हो जाएगा टेराबाइट, सेकंड नंबर पे हो जाएगा एक्साबाइट, और लास्ट में आपका क्या आता है योटाबाइट। एक्साबाइट के बाद आपका जेटाबाइट भी आता है, ठीक है, और जेटाबाइट के बाद आपका आता है योटाबाइट, राइट। तो यहाँ पे योटाबाइट आपका क्या है फर्स्ट। तो अब यहाँ पे 4 3 2 1, 4 3 2 1 ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। एक बार प्लीज आप एडमिन में कॉल करके पूछ लीजिए, ज्योग्राफी सब्जेक्ट आई गेस चलता है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको कॉल करके पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से मुझे इसकी जानकारी नहीं है। चलो नेक्स्ट, अभी थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन हम डिस्कस करके गए हैं। अब देखिए आप लोगों को याद है कि नहीं, आई गेस फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये था। विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर, BIOS इज एन एक्रोनिम फॉर। BIOS किसका एक्रोनिम है ये आपको बताना है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सोर्स होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सपोर्ट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या बेसिक इनपुट आउटपुट, अच्छा दो आपका, एक बाइनरी है और एक बेसिक है। तो फोर्थ ऑप्शन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका सही हो जाएगा। और ये सॉफ्टवेयर है, और ये किसके अंदर होता है, ये रोम के अंदर होता है, और इस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं फर्मवेयर, राइट। और ये क्या काम करता है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लोड होगा, डेट एंड टाइम क्या होगी आपके सिस्टम की, आपके जो कीबोर्ड माउस ये सारी चीज़ें लगाई गई हैं, ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं कि नहीं चल रही, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ होती है BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में रखी जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर के कार्यात्मक घटक कौन से हैं। अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर के कार्यात्मक घटक, इनपुट डिवाइस या फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, प्रिंटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी एंड आउटपुट डिवाइस। नाउ अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो मैंने कंपोनेंट में आपको कितने कंपोनेंट बताए हैं, 6 कंपोनेंट बताए हैं कंप्यूटर के। अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहले एक कंपोनेंट आता है इनपुट, मतलब कंपोनेंट का मतलब अवयव, कि इन एलिमेंट्स से या इन कंपोनेंट से मिलके आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर बना है। कौन कौन सी, एक है आपकी इनपुट डिवाइस, दूसरा है आपका आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, तीसरा है आपका सॉफ्टवेयर, चौथा है आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, पांचवा है आपका मेमोरी, और छठवां है CPU। बेसिक कंप्यूटर अगर किसी को पढ़ना है तो बेसिक कंप्यूटर में अगर ये 6 एलिमेंट भी उसको आते हैं तो एक तरह से उसका बेसिक जो है वो कंप्लीट है ना, क्योंकि बेसिक बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये 6 एलिमेंट्स अगर पूरी तरह से आपको आते हैं तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं, कंपोनेंट से ही पूछे जाते हैं। नाउ अब इनपुट डिवाइस मिल गया, ठीक है, CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी मिल गया, और आउटपुट डिवाइस भी मिल गया, और मेमोरी भी मिल गया। एक आपको यहाँ पे मिल रहा है प्रिंटर। तो प्रिंटर आपका क्या है, ये एग्जाम्पल है किसका, आउटपुट डिवाइस का, है ना।
प्रिंटर आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो जब आउटपुट डिवाइस हमें यहाँ पर मिल ही गया है तो प्रिंटर थोड़ी ना कंपोनेंट है कि आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आपके पास आपका सिस्टम चलता नहीं है ना। तो वो एक तरह से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है कंप्यूटर का प्रिंटर, राइट। तो प्रिंटर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए सी डी ई, ए सी डी ई। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कम पढ़े रहोगे तो भी आप लोगों का काम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची ए से ई से निम्नलिखित कौन सी संग्रहण मीडिया केवल प्रकाशिक संग्रहण मीडिया है। प्रकाशिक मतलब इनमें से कुछ डिवाइसेस दी गई हैं, इन डिवाइसेस में से कौन सी सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल स्टोरेज है। अब अगर आपने सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ा है और अगर मेरी क्लासेस ली हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज को भी मैंने कैटेगराइज किया है 3 भाग में, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड सॉलिड स्टेट। मैग्नेटिक डिवाइसेस जो कि चुंबक से चलती हैं या मैग्नेट से चलती हैं, जैसे आपकी वीसीआर हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सारी आपकी क्या है, मैग्नेटिक डिस्क हो गई या कैसेट हो गई आपकी, ये सारी क्या है, मैग्नेटिक डिस्क है। ऑप्टिकल डिवाइसेस में क्या क्या आता है, ऐसी डिवाइसेस जो कि प्रकाश तंतु से या लाइट बीम से चलती हैं, उनको हम ऑप्टिकल बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा डीवीडी, डीवीडी आपकी क्या है, एक ऑप्टिकल डिवाइस में आती है। नेक्स्ट ब्लू रे डिस्क की अगर हम बात करें तो ब्लू रे डिस्क भी आपकी ऑप्टिकल डिवाइस में आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नेटिक टेप की, तो मैग्नेटिक टेप के तो नाम में ही मैग्नेट है, तो इसका मतलब ये चुंबकीय टेप चुंबकीय मैग्नेटिक डिवाइसेस में आती है। पेन ड्राइव की अगर हम बात करें या सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करें तो पेन ड्राइव में आपने देखा ना, पेन ड्राइव भी अंदर देखें तो ब्लैक ब्लैक मटेरियल होता है, तो वो ब्लैक मटेरियल आपका जो पेन ड्राइव के अंदर है या सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर है वो कहलाता है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, है ना। उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, सॉलिड स्टेट मटेरियल यूज हुआ है। इस वजह से ये दोनों क्या है, एसएस या सॉलिड स्टेट का पार्ट है, ये आपका मैग्नेटिक का पार्ट है। ऑप्टिकल का पार्ट कौन कौन सा है, सिर्फ ए और ई, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क। और एक चीज क्या होती है, सीडी, और एक होता है आपका सीडी। तो यहां पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 नंबर्स ए से सी इन डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नोटेशन रिस्पेक्टिवली इज आर इक्विवेलेंट टू दिस इन बाइनरी नोटेशन। आपको आप देखें, अब आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है, नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आपको पता है कि बाइनरी डेसिमल से बाइनरी कैसे बदलना है, बाइनरी से डेसिमल कैसे बदलना है, या बाइनरी नंबर दिया है तो हेक्साडेसिमल कैसे बदलना है, ऑक्टल में कैसे बदलना है, या डेसिमल नंबर दिया है तो कैसे हम हेक्सा में और ऑक्टल में बदलेंगे। ये सारी चीजें आपने अलग अलग पढ़ी हुई हैं। यहाँ पे देखो उसका इंप्लीमेंटेशन या उसका एप्लीकेशन एक ही क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है। क्या किया, एक नंबर दिया ये वाला, बेस क्या है इसका 2। अब इस नंबर का पूछा है इन्होंने कि हमें बताओ इस नंबर का डेसिमल क्या होगा, इस नंबर का ऑक्टल क्या होगा और इस नंबर का हेक्साडेसिमल क्या होगा, राइट। यही तो पूछा है, बहुत आसान है, विद इन अ सेकेंड होने वाला क्वेश्चन है। कैसे देखो, और इन्होंने ऑप्शन भी दे दिया है, दिस वन इन्होंने बोला है कि क्या जो हम बता रहे हैं या यही है या इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है, ये आपको बताना है, राइट। तो अब सिंपल, आप इन्होंने ये जो ऑप्शन दिया है इसको छोड़ो, आप अपना निकाल लो। वो नंबर है, आप देखो कि उसका डेसिमल क्या आता है। आपके पास क्या है, एक बाइनरी नंबर वो दिया गया है, उस बाइनरी नंबर का डेसिमल क्या आता है ये आप अपना निकाल लो, राइट। जो भी आंसर होगा अगर इससे मैच कर रहा है इसका मतलब इन्होंने सही लिखा है। उसी तरह से ऑक्टल भी निकाल लो और उसी तरह से आप हेक्साडेसिमल भी निकाल लो, और बाइनरी से कन्वर्ट करना काफी आसान होता है। नंबर क्या दिया है इन्होंने, ये जहां वाला, ये वाला नंबर ले रही हूं मैं, राइट। अब इस वाले नंबर में अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको बताया हुआ है सिंपल। अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, जब नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगी तो इन डिटेल में आप लोगों को बता दूंगी ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर आपको क्या लिखना है, सिंपल 1 2 4 8 16, मतलब 2 का पहाड़ा एक तरह से आपको पढ़ना है,
4, फिर 4 दूनी, फिर 8 दूनी, फिर 16 दूनी, देन 32 दूनी, और देन 64 दूनी 128। ऐसे आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहां पे अब आप क्या करें, जहां जहां 1 है बस उन्हीं नंबर को जोड़े, नहीं तो बाकी नंबर को हम क्या कर दें, कैंसिल कर दें। तो अब आपके पास कौन कौन से नंबर आ गए, एक तो 128, दूसरा है 64, तीसरा है आपके पास 16, चौथा है 8, और पांचवा नंबर है 1, है ना। इन नंबर को जोड़ने पे अगर 217 आता है, इसका मतलब ये आंसर सही है, नहीं तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10, 26, 1, 27, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 2, तो 10, 1, 11, 1, और यहाँ पे आ गया 1, 2, 217। इसका मतलब ये आपका करेक्ट है। अगर बाइनरी वो है तो डेसिमल नंबर यही होगा। आप इधर से भी कर सकते हैं, इसका क्या निकाल लें, बाइनरी निकाल लें। इस नंबर को बाइनरी कैसे निकालेंगे, 2 से भाग देके। अब 2 से भाग देंगे तो बाइनरी संख्या आ जाएगी, और 217 का बाइनरी क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, ठीक है। और अगर यही आ गया, इसका मतलब ये करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट अगर हम 661 की बात करें, हमेशा याद रखो, इसको बिना कॉपी पेन लेके बैठोगे तो उस समय तो लगेगा कि समझ में आ गया, बट जैसे एग्जाम में जाओगे सब खिचड़ी, क्योंकि हमेशा याद रखो एग्जाम में वही निकलता है जो आपके खून में है, और आपके खून में वही जाता है जो आप लिखते हो, पढ़ते हो, सोचते हो, वो सारी चीजें आपके खून में होती हैं। जैसे ABCD का हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि हमारे खून में चला गया। या जो मेथड हमने बचपन में पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक पढ़ा है, वही पद्धति प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की हमें याद रहती है, वही पद्धति हमें हमेशा याद रहती है, राइट। तो इस वजह से, क्योंकि वो हमने बहुत प्रैक्टिस किया है, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तभी वो चीजें आपके खून में जाती हैं। खून का मतलब आपके रैम में जाती हैं, ठीक है। चले नाउ, ये तो हो गया आपका कि 217 का हमने निकाला और हमारा ये आ गया, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो होगा, तो जिसमें ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, बाकी आपके इनकरेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इसका बेस क्या है, 16। अब हमें निकालना है 661। तो आपको पता है जैसे बाइनरी नंबर है, बाइनरी को ऑक्टल में बदलने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल 3 भागों में इसको क्या करना है, बांटना। और अगर यहाँ पे 3 नंबर नहीं आ रहे हैं लास्ट में, तो हम क्या कर लेंगे, 0 ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या है, 0 0 1 का मतलब होता है 1, 0 1 1 का मतलब होता है 3, 0 1 1 का मतलब होता है 3। इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए 3 3, एक सेकेंड, हाँ 3 3 एंड 1, क्या आना चाहिए, 3 3 एंड 1 आना चाहिए। और हमारा क्या आ रहा है, 661। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सी को देखिए, अब 2 ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं, या तो ये वाला या तो डी वाला। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे ही आपका बी सही हुआ आपको ऑप्शन मिल गया, नहीं, अब आपको पास 2 ऑप्शन है, ये वाला और ये वाला। अब सी भी आपको चेक करना ही पड़ेगा। नाउ अगर हम ऑक्टल की बात करें तो 3 3 के पेयर बना रहे थे, अब हम किसकी बात करें, हेक्साडेसिमल की, तो हमें किसका पेयर बनाना पड़ेगा, 4 4 का पेयर बनाना है। नाउ 4 का पेयर जैसे ही बनाना, तो 1 0 0 1 को डेसिमल में हम क्या बोलते हैं, 9, और इसको ऊपर लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ इसको हम बोलते हैं 9, और 1 1 0 1 इसको हम क्या बोलते हैं, 13, क्या बोलते हैं, 13। और 13 जैसा कुछ होता नहीं है हेक्साडेसिमल में, क्योंकि आपको पता है 9 के बाद हम क्या स्टार्ट कर देते हैं, A B C D, तो 13 मतलब D, और कहां तक जाता है, F तक जाता है ना, D E F तक जाता है, तो 13 मीन्स D। तो यहाँ पे D 9 आना चाहिए, D 9 ही आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, राइट। ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगेन मैं बोल रही हूँ, कभी भी कोई भी क्लास, ये सिर्फ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इसलिए कराए हैं क्योंकि आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए, और प्रैक्टिस करवाने का सिर्फ और सिर्फ ये मैंने सिर्फ क्वेश्चंस दिखाए हैं, ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके लिए आप यूजीसी एकेडमी एंड टीचर्स एकेडमी, आप यूजीसी एकेडमी को ही ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप यूजीसी के स्टूडेंट हैं,
तो सब्सक्राइब करें यूडीसी नेट चैनल। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है, आईसीटी, कम्युनिकेशन, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन, मैथ्स का, डीआई हो गया, रीजनिंग हो गया, जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। वो सारे क्वेश्चन वहां पे जाइए, आप पढ़िए, जो भी डाउट हो नोट कर लीजिए, लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं वो सारे डाउट्स। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आपकी रेगुलर 9 बजे से क्लास होगी। कुछ क्लास, चाहे मैं क्लास लूँ, चाहे आपके सूर्यांक सर क्लास लें, चाहे बीबी मिश्रा सर, चाहे शिवम सर, सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे का टाइम है आपकी क्लास का। जो भी टाइम होगा वो आपको एक दिन पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। प्लीज़ चैनल से जुड़ें और अपने लिए सही डिसीजन लें। जो भी टीचर आपको ईमानदारी से पढ़ा रहा है, टीचर्स एकेडमी पूरी ईमानदारी से आपको वही कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करता है जो आपके यूजीसी नेट में पूछा जाता है। मेहनत आप ही को करनी है हमेशा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे, या किसी भी सक्सेस का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, वो बस कहने की सारी बातें हैं। ठीक है, तो मेहनत करिए और ईमानदारी से पढ़िए। अगेन बोल रही हूँ, ईमानदारी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अपने साथ तो ईमानदार रहना ही पड़ता है अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो, है ना। और गोल्स आप अगर डेली वाइज नहीं बना पा रहे तो वीकली गोल बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले रिजल्ट के लिए सबको शुभकामनाएं। आई विश कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका हो जाए, कि नेक्स्ट टाइम पढ़ने की ही ज़रूरत ना पड़े, आप लोगों को फिर से मैम के लेक्चर्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। बट स्टिल अगर कुछ बच्चे रह जाते हैं 1-2 मार्क्स से, या उनको समझ में आता है कि नेक्स्ट टाइम अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो हो जाएगा, प्लीज़ यूजीसी एकेडमी एक बार ज़रूर विजिट करें। वहाँ पे जो भी आपको कंटेंट है, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको ज़रूर सॉल्व करें, ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे।